आज हम क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं अपने चैप्टर नंबर 14 प्राकृतिक संपदा के बारे में, जिसको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। एक एक करके सारे क्वेश्चन डिस्कस करते जाते हैं, क्योंकि सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस रहेंगे नहीं। हमने जो पढ़ा हुआ है बस उसी पे बात करना पड़ेगा। हमने क्या पढ़ा है उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं यहाँ पर पेज नंबर 5 पर, मतलब चैप्टर के पेज नंबर 5 पर, बुक के पता नहीं। क्वेश्चन है, शुक्र और मंगल ग्रहों के वायुमंडल से हमारा वायुमंडल कैसे भिन्न है। क्या मैंने आपको शुक्र और मंगल के वायुमंडल के बारे में बताया था? मैंने ये तो जरूर बताया था कि हमारे सौर मंडल में सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है। बताएंगे कौन सा गर्म ग्रह है हमारे? शुक्र। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। क्यों? बुध होना चाहिए, बुध सबसे पास में है सूर्य के, लेकिन बुध नहीं है। फिर शुक्र क्यों है? क्योंकि शुक्र ग्रह ना सूरज की सनलाइट अब्जॉर्ब करता जाता है भैया। किस कारण से? भैया वो वहाँ के वो मंडल के कारण से, और एटमॉस्फेयर। कोई कुछ होता है वहां पर? नहीं पता? मैंने बताया है कोई सी गैस होती है शुक्र में। भैया इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कम होने वाली। बिल्कुल सही बोला दुर्गेश। वहां पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वातावरण रहता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा है, जिसके कारण से क्या होती है, सूर्य की ऊष्मा आ जाती है लेकिन वहां पर ट्रैप हो जाती है। इसके कारण से सूर्य शुक्र का तापमान जो है वो बुध की तुलना में ज्यादा होता है, जबकि बुध पर कोई गैस है ही नहीं। तो जितनी सूर्य का प्रकाश पड़ता है वो जो है वो परावर्तित हो जाता है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है वो, और वहां पर गर्मी ठहर नहीं पाती है, जिसके कारण से बुध का तापमान शुक्र के तापमान से कम रहता है, शुक्र का तापमान ज्यादा हो जाता है। किस कारण से? क्योंकि शुक्र का वातावरण जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसके कारण से वहां पर जो है वो गर्मी ज्यादा रहती है। सेम केस मार्स के साथ भी होता है, मतलब मंगल के साथ भी होता है। मंगल पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा मात्रा में है, जिसके कारण से वहां का तापमान जो है वो इंक्रीज कर जाता है। बस फर्क ये है कि शुक्र थोड़ा सा सूर्य के पास में, मार्स पृथ्वी के बाद आता है, थोड़ा सा दूर है शुक्र से, है ना। तो मतलब पृथ्वी का वायुमंडल में क्या कौन सी गैस ज्यादा है? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, है ना। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हीलियम वगैरह, नियॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हम देख चुके हैं कितने कितने परसेंटेज में है। पृथ्वी पर ये सारी गैसें हैं, जबकि शुक्र और मंगल पर कौन कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिसके कारण से वहां पर जो है वो पृथ्वी की तुलना में उसका वायुमंडल, दोनों ही ग्रहों का वायुमंडल अलग अलग है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो, इसके बारे में हम चर्चा भी कर चुके हैं। वायुमंडल एक कंबल की भांति काम करता है, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि नहीं हम? कंबल कैसे, कंबल क्या करता है हमको? कंबल क्यों ओढ़ते हैं हम? कंबल हमें गर्म करता है। हाँ, गर्मी। गर्म करने के लिए यूज किया जाता है। गर्माहट ठंड में जो है वो हमको गर्म बनाए रखता है। तो सेम केस वायुमंडल कैसे हमको कैसे कंबल की भांति काम कर रहा है पृथ्वी के लिए? वायुमंडल कैसे कंबल है? मेन काम क्या है वायुमंडल का? वायुमंडल का काम ये है कि हमारे पृथ्वी को गर्म रखना, और ज्यादा गर्म भी ना हो जाए वो ये भी मेंटेन करता है वायुमंडल हमारा। मतलब पृथ्वी पर होने वाले सडन चेंज को रोक देता है। सडन चेंज मतलब कि अचानक होने वाले तापमान में परिवर्तन को रोक देता है। अगर वायुमंडल नहीं होता तो रात के टाइम हमारा टेम्परेचर माइनस में चले जाता, और दिन के टाइम हमारा टेम्परेचर इतना ज्यादा जाता कि हम उबलने लगते। और इतना ज्यादा परिवर्तन, इतना ज्यादा जल्दी से तापमान में परिवर्तन हम मनुष्य जो है वो सहन नहीं कर पाते, और जो है वो मानव जीवन संभव नहीं हो पाता पृथ्वी पर। इसलिए क्या हुआ, वायुमंडल क्या कर देता है, इसकी गति को धीमा कर देता है। मतलब धीरे धीरे गर्म होती है पृथ्वी, और फिर धीरे धीरे ठंडी होती है, जिसके कारण से तापमान में जो परिवर्तन होता है वो अचानक नहीं होता है, वो धीरे धीरे होता है, जिसके कारण से मानव जीवन जो है वो पृथ्वी पर संभव हो पाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि ये कंबल की भांति काम करता है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। वायु प्रवाह के क्या कारण है? वायु किस किस कारण से बहती है? तो आपको पता है तापमान में परिवर्तन के कारण से बहती है। दिन के समय जब जमीन गर्म हो जाती है, पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा होता है, तो क्या होता है, जमीन के ऊपर की वायु गर्म हो जाती है, और गर्म वायु पर जो ऊपर जब जाती है गर्म वायु,
ऊपर जाने पर क्या हो जाता है, कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है, और जो जल के ऊपर की ठंडी वायु होती है वो कहाँ चलना शुरू कर देती है, समुद्र से स्थल की ओर आना शुरू कर देती है, जिसके कारण से हवा पवन का निर्माण होता है। और इसी हम पवनों का निर्माण इसी प्रकार से बोलते हैं। और रात में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। रात में पानी के समय पानी की जगह क्या होती है, गर्म होती है, जिससे उसकी वायु गर्म हो जाती है, वहां कम दबाव का क्षेत्र बनता है। और फिर जमीन के ऊपर की वायु ठंडी रहती है, वो ठंडी वायु गर्म वायु की ओर जाती है उसको रिकवर करने के लिए, और फिर से क्या होता है, पवनों का निर्माण होता है। तो ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, पवनों का निर्माण किस प्रकार से होता है, किस किस कारण से होता है, किस कारण से होता है, तापमान में परिवर्तन के कारण से होता है, जिससे वहां क्या हो जाता है, कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है, और जो है वो पवनों का निर्माण होता है। फिर उसके बाद बादलों का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में भी चर्चा करी हमने। पानी क्या होता है, बाष्पीकृत होकर धीरे धीरे पानी में हवा में घुल जाता है, और वो हवा धीरे धीरे उसको ऊपर ले जाती है। ऊपर जाने के बाद क्या हो जाते हैं, धूल मिट्टी आदि के कण जो है वो नाभि की तरह काम करने लगती है, और पानी जो है वो एक के बाद एक जुड़ता हुआ चला जाता है उससे, जिससे पानी की बूंद का निर्माण होता है, या फिर आप बोल सकते हो बादल का निर्माण होता है। और वो बादल जो है जब हैवी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पानी उसमें आ जाता है, तो वो पानी जो है वो नीचे गिरने लगता है, इसे ही हम जो है वर्षा बोलते हैं। या फिर और अगर बादलों का निर्माण कैसे होता है, तो बादलों का निर्माण जो है वो आधे हिस्से तक आएगा, वर्षा होने वाला बात नहीं बोलेंगे हम इसमें, केवल आधे हिस्से तक बोलेंगे, यहाँ तक। यहाँ पर जो है जल का संघनन हो जाती है, जल का ये संघनन सहज होता है, कुछ कण नाभि की तरह काम करते हैं, अपने चारों तरफ बूंद जमा होने देते हैं। सामान्यतः वायु में उपस्थित धूल के कण दूसरे निलंबित कण नाभिक के रूप में कार्य करते हैं, जिससे जो क्या होता है, निर्माण होता है, बादलों का निर्माण होता है। और बादल आपने खुद से भी बना के देख लिए कि कैसे दबाव जब बनता है कणों पर, तो वो जो है उसका कलर चेंज हो जाता है। तो उसको तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। किसी ने वो सैनिटाइजर यूज करके देखा था क्या, सैनिटाइजर डाल के बादल बनाए थे क्या? मैंने शायद आपसे बोला था कि आप पानी और पानी की जगह सैनिटाइजर का यूज भी कर सकते हो, नहीं बोला क्या? नहीं बता। नहीं बोला क्या? भैया बोला था भैया, पर हाँ वैक्यूम कैसे बनाते हो इसमें? हाँ, ये बात थी, उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा रखा लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मत करो, महंगा भी आता है वैसे भी। मनुष्य के 3 क्रियाकलापों का उल्लेख करें जो वायु प्रदूषण में सहायक है। आप बताओ कौन कौन सी हमारे ऐसे क्रियाकलाप है, हम कौन कौन से ऐसी चीजें करते हैं जिससे वायु प्रदूषित होती है, बताओ। भाई कारखाने का धुआं, बिल्कुल सही। जंगलों की कटाई, जंगलों की कटाई से वायु प्रदूषण होगा, कुछ हद तक बोल सकते हैं हम। जंगल जो है वो ये गैस का वाहनों लेवल से बनाने के लिए। निकलने वाला धुआं। हाँ, वाहनों से निकलने वाला वाहनों से धुआं। निकलने वाला धुआं, बहुत सही, बिल्कुल सही। बहुत ज्यादा ज्यादा मात्रा में वाहन यूज कर रहे हैं, जिसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ रही है, बिल्कुल सही है। ये दूसरा रीजन हो गया। आपने सही आंसर दिया था, किसने, लोकेश ने बोला था क्या? लोकेश सही था। जंगलों की कटाई से भी वायु प्रदूषण फैलता है, लेकिन उसको हम थोड़ा सा स्किप करेंगे बाद में, क्योंकि हमारे पास ये अप्रत्यक्ष कारक है कि पेड़ काटोगे तो जाहिर सी बात है गैसों का लेवल जो है वो बिगड़ेगा और वायु प्रदूषण होगा। बिल्कुल सही है वो आंसर, लेकिन उसको बाद में लिखने का। पहले क्या है, पहले कारखानों से निकलने वाला धुआं, मतलब जो कोयला जला रहे हैं उससे तो सबसे ज्यादा धुआं निकल रहा है, वो बिल्कुल आपका सही है। उसके बाद वाहनों का उपयोग कर रहे हैं, कि वाहन वाहन कितनी ज्यादा मात्रा में यूज कर रहे हैं, उससे निकलने वाला धुआं भी जो है वायु प्रदूषित करता है। फिर आप तीसरे नंबर पे बिल्कुल लिख सकते हो, पेड़ों को अंधाधुंध कटाई करने से वायु प्रदूषण होता है। इसके अलावा भी कोई रीजन हो सकते हैं क्या, आप बताइए? और भी रीजन हो सकते हैं क्या? केवल 3 बोले थे, 3 तो हो गए, और भी रीजन हो सकते हैं जिससे वायु प्रदूषण होता है? भैया जंगलों में आग लगना, हाँ बिल्कुल सही है, जंगलों में आग लगना भी वायु प्रदूषण लकड़ी का एक जला। कारण है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, वो उसी में आ जाएगा, लकड़ी जलाने से बिल्कुल कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उससे वायु प्रदूषण होता है। और भी आंसर दे सकते हो क्या, और किसके रीजन हो सकते हैं वायु प्रदूषण के? और कुछ नहीं हो सकते? क्या आपने घर में अभी वायु प्रदूषण हो रहा है आपके घर में? नहीं हो रहा है? ये पता नहीं, और हो रहा है तो कैसे हो रहा है हमें पता ही। घरों में अगरबत्ती लगाते हैं? हाँ भैया लगा चला। क्या अगरबत्ती से निकलने वाला धुआं हमारे लिए अच्छा है? अगर अच्छा, नहीं है भैया। अगर अच्छा है तो क्यों लगाते हैं फिर, और अच्छा नहीं है तो भी क्यों लगाते हैं? आपको क्या लगता है? आज अगरबत्ती से पूजा पूजा की जाती है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या लगता है आज से 1000 साल पहले
आज से 1000 साल पहले अगरबत्ती कभी ना कभी तो बनी होगी ना। आप खुद से सोचिएगा कब बनी होगी, अगर पहली अगरबत्ती कब बनी होगी। तो आपको ये समझ में आएगा कि पहले अगरबत्ती नहीं होती थी, धूप बत्ती जैसी होती है ना, धूप बत्ती बनाई जाती थी, अगरबत्ती नहीं होती थी। फिर धूप बत्ती से जो है वो अगरबत्ती बनने लगी, कुछ 100 150 साल पहले ऐसा हुआ होगा। तो क्या हमारे पुराने जमाने में सच सच में अगरबत्ती जलाते थे? वो नहीं जलाते थे। उनको मालूम है कि बांस जलाने से जो है वो नुकसान होता है, बांस जलता है तो गलत गैस निकलती है जो कि नहीं निकलना चाहिए। अगरबत्ती का यूज पूजा में नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी हो रहा है। हालांकि क्यों हो रहा है, सरकार इस पर क्यों नहीं रोक लगाती है? क्योंकि अगरबत्ती उद्योग एक बहुत बड़ा उद्योग है। अगर एकदम से बंद कर देंगे अगरबत्ती उद्योग तो, और ऊपर से इससे होने वाले जो हानिकारक दुष्प्रभाव हैं उसके बारे में कोई ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है रिसर्च, लेकिन वो इतनी इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है कि इस तथ्य को वापस रख सकें कि अगरबत्ती से जो धुआं निकलता है वो डेंजरस है। इतनी ज्यादा मजबूत रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन कई रिसर्च हुई है और उन्होंने बताया है कि जो अगरबत्ती को जलाने से जो अगरबत्ती की जो सीख होती है ना, वो बांस की बनी हुई होती है। और उस बांस को जलाने पर कुछ मात्रा में हैवी मेटल्स भी निकलते हैं उस धुएं में, और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकलती है, वो तो खैर ठीक है ही अगरबत्ती को जलाने से। तो अगरबत्ती जलाने से जो सुगंध आपको आ रही है, उस सुगंध के साथ साथ उसके जो धुएं को आप इनहेल करोगे, उसमें बहुत हद तक आपकी बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। पुराने जमाने में अगरबत्ती नहीं जलाते थे, वो खुशबू के लिए यज्ञ में हवन छोड़ते थे ना, जो हवन सामग्री होती थी, वो हवन सामग्री पेड़ पत्तों की जो चूरा होता था उससे बनाई जाती थी। उसमें घी डाला था जाता था, उसमें धान डाली जाती थी, अनाज डाला जाता था कुछ, उसमें जो है वो जो लकड़ी का बुरादा होता है वो डाला जाता था। लेकिन बांस का यूज कभी नहीं किया जाता था हवन सामग्री में, है ना, उसको वर्जित माना गया है। लेकिन फिर भी आज धड़ल्ले से जो है उसका यूज किया जा रहा है अगरबत्ती का, बिना कुछ सोचे। और कई बार तो देखा है मैंने, 6 6 7 7 अगरबत्तियां लगा देते हैं। अगर आपको लगानी ही है तो कम से कम अगरबत्तियों की संख्या कम कर दें, एक लगाने लगे भले ही, क्योंकि उसका जो धुआं है वो बराबर नुकसानदेह है उसी वायु प्रदूषण के धुएं के बराबर, जो कि हो रहा है वातावरण में। तो मैंने आपको ये चीज बता दी, है ना। इसका प्रूफ भी मैं दे सकता हूँ, आपको अगर चाहिए हो तो मैं रिसर्च की वो भी दे सकता हूँ कि सच में ऐसी हुई है रिसर्च। अच्छा चलो ठीक है, आपके सामने ही सर्च कर लेते हैं गूगल पे क्या रिजल्ट आता है। मैंने अभी तक सर्च नहीं करा है, लेकिन देख लेते हैं क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है ये चीज। अगरबत्ती को बोलते हैं इंसेंस स्टिक्स, है ना। बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक कंट्रीब्यूट्स टू इंडोर एयर पॉल्यूशन विच इन टर्न इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अगरबत्ती को जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, साथ साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द ब्लड। द हाई कंसंट्रेशन ऑफ दिस गैसेस कॉज न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बाय एक्टिंग ऑन ब्रेन सेल्स। इन अगरबत्ती की ज्यादा मात्रा में अगर ये जो गैसेस हैं अगर ज्यादा मात्रा बॉडी में चली जाती है तो दिमाग खराब हो सकता है, दिमाग में कुछ दिमागी परेशानी हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आपको हो सकती है, दिमागी कुछ समस्या हो सकती है ना। और यहाँ पर देखो ये एनडीटीवी ने भी इसको कवर किया हुआ है कि एनडीटीवी आप जानते होंगे एक न्यूज चैनल है, उसने जो है वो कवर किया हुआ है। इंग्लिश में लेख है, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, उसमें कोई परेशानी नहीं है ना। Agarbatti incense sticks are one of the most common things that you will find in Indian household. An initiation part of prayer, incense sticks are used pujas and other religious activity. ये जो है वो हमारी बहुत ज्यादा धार्मिक में डेली यूज होने वाली अगरबत्ती जो है वो डेली यूज होने वाली चीज है। और यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है, कहाँ यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं वही बात कर लेता हूँ। Regarding incense pollution, इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कैन लीड टू क्रोनिक डिसीज लाइक एस्थमा एंड क्रोनिक पल्मिनरी डिसीज। ये प्रकार अब मुझे नहीं मालूम है सीओपीडी क्या होता है, लेकिन अस्थमा आप सभी जानते होंगे क्या होता है। श्वास रोग है जिसके कारण से आपको जो है श्वास संबंधी बीमारी हो जाती है। डॉक्टर ने बोला है, हिमांशु गर्ग ने, एचओडी ऑफ रेस्पिरेटरी एंड क्रिटिकरी, रेस्पिरेटरी मतलब कि श्वसन वाले डॉक्टर ने बोला है
इसकी वजह से क्या हो जाता है, मैनी पुजारी सफर फ्रॉम COPD, ये वाली डिसीज से जो है वो गुजर रहे होते हैं कई पुजारी। क्यों? क्योंकि अगरबत्ती का धुआं उनको जो है वो लग रहा होता है। बोलने का मकसद ये है कि अगरबत्ती आपकी पूजा की प्रवृत्ति के लिए अच्छी नहीं है, उस प्रवृत्ति को धीरे धीरे खत्म कर दो तो बहुत अच्छा होगा। अगरबत्ती आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, उसकी जो धुआं है वो आपके लिए नुकसानदेह है। और घरों में अगर अगरबत्ती लगाई भी जा रही है तो लिमिटेड कर दो उसको। अगर 4 लगाते हो तो 1 पे ले आओ, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ यकीन मानो उससे नुकसान पहुंच सकता है, उससे बहुत सारी बीमारी। अगर घर में ऑलरेडी कोई खांसी का मरीज है या जिसको अस्थमा जैसी सांस संबंधी बीमारी है, उसके लिए अगरबत्ती और ज्यादा डेंजरस हो जाएगी, है ना। अब इस बात का आपके घर वाले आपसे विरोध कर सकते हैं, हो सकता है आपकी सुने भी ना, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आपके पास रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो, आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, नहीं आप घर में लड़ाई नहीं कर सकते हो इस चक्कर में, है ना। आप केवल बता सकते हो कि ऐसा हमने पढ़ा है, अगरबत्ती को जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वाली गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है, जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। वो यदि हमारी बॉडी में जाएगी तो हमें जो है वो नुकसान होगा, हमें अस्थमा हो सकता है और भी हमको बीमारियां हो सकती हैं। इसके कारण से अगर आपको जलाना ही है अगरबत्ती तो कम मात्रा में जलाओ, उसका धुआं आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। मैं यहाँ हो सकता है बोल रहा हूँ, होता ही है क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी इस पर और भी रिसर्च होना बाकी है, जिसके कारण से एग्जैक्ट रीजन पता चल पाए। लेकिन ये बात तय है, आप खुद से सोचिए, अगरबत्ती अभी कुछ सालों से ही ज्यादा यूज की जा रही है। हमारे जो पूर्वज थे वो बांस जलाने से मना करते थे। इवन दो आप अगर किसी बड़े से पूछेंगे, जो अंतिम क्रिया होती है, अंतिम क्रिया होती है ना जिसमें व्यक्ति को जलाया जाता है, मतलब हम अंतिम संस्कार होता है, अंतिम संस्कार में भी बांस को कभी नहीं जलाते हैं। आप खुद पूछ लीजिएगा किसी से भी, बांस को कभी भी जलाया नहीं जाता है हिंदू संस्कृति में, और वही संस्कृति हम भूल रहे हैं और अगरबत्ती के रूप में हम बांस जो है वो इतनी अधिक मात्रा में जला रहे हैं। गलत है बांस को जलाना, है ना। इसलिए अगर आपको अगरबत्ती से उससे बांस से दिक्कत है, बांस मत जलाइए। आप अगर धूप बत्ती हो सकती है, धूप बत्ती जला सकते हैं, है ना। आप बोलोगे कि भैया धूप बत्ती में नहीं होती है कार्बन, उसमें भी होती है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अगरबत्ती से कम नुकसान दे रहेगी, क्योंकि अगरबत्ती में जो है वो बांस भी जल रहा है, अगरबत्ती से कम नुकसान देगी। फिर बोलोगे भैया इसके लिए, फिर उसके बाद ऐसे तो फिर घर में सुगंध के लिए क्या कर सकते हैं, तो सुगंध के लिए लेप आते हैं, लेप आते हैं मतलब ऑयल वगैरह आते हैं, ऑयल, या फिर आप परफ्यूम का भी यूज कर सकते हो, वो भी छिड़क सकते हो, वो बहुत अच्छे रहेंगे उस जलाने वाले की तुलना में, है ना। तो वायु प्रदूषण का घर में उदाहरण मैंने बता दिया, क्योंकि बताना मैं जरूरी समझता था। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप घर में लड़ने लगो, घर में जो है वो सबसे मना करने लगो कि अगरबत्ती आज से नहीं जलेगी। मैं खुद नहीं मना कर पा रहा हूँ घर में, तो मैं आपसे कैसे बोल सकता हूँ कि आप घर में जो है वो नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन मैंने ये जरूर करवा दिया है कि अगरबत्ती की संख्या सीमित हो जाए, बहुत कम लगाना पड़े, ज्यादा मात्रा में वो अगरबत्ती ना लगाना पड़े, है ना। इसी प्रकार जो कई घरों में हो सकता है यज्ञ भी होता हो, यज्ञ में वो क्या करते हैं, घर में आग जलाने के बाद उसमें हवी छोड़ते हैं, हवी मतलब हवन सामग्री छोड़ते हैं, तो धुआं उत्पन्न होता है, बोलते हैं वो धुआं बहुत अच्छा होता है। यकीन मानो वो धुआं जो है वो अपने श्वास के लिए नहीं है अच्छा, वातावरण के लिए जरूर वो अच्छा हो सकता है, उस पर भी रिसर्च होना बाकी है, अभी पक्के में कोई नहीं बोल सकता कि वो अच्छा होता है, रिसर्च होंगी तो हो सकता है वो वातावरण के लिए अच्छा होता हो, लेकिन हमारे श्वास के लिए वो अच्छा नहीं है। आप एक बात याद रखो, जो ऋषि, बोलोगे हमारे तो जमानों से चला आ रहा है यज्ञ, क्या तुम हमको मना करोगे यज्ञ करने से, जमाने से यज्ञ चला जरूर आ रहा है, लेकिन आप देखोगे जो भी जमाने से यज्ञ करते आ रहे हैं वो खुले में किए जाते हैं यज्ञ, यज्ञ की जो आहुति छोड़ी जाती है वो आप आसपास छत नहीं होती है, और आप यज्ञ कहाँ कर रहे हो, बंद कमरे में कर रहे हो, बंद कमरे में कर रहे हो, तो वो धुआं कहाँ भरा रहा है, कमरे में भरा रहा है और सांस के थ्रू आपकी बॉडी में जा रहा है। जबकि रियल में वहां क्या होता था, जो खुले में करते थे वो वातावरण में जाता था वो धुआं, होश में फिर बोल रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम वातावरण पे सही असर करता हो सकता हो करता हो, उस पर रिसर्च होना बाकी है, लेकिन इतना तो तय है कि अगर वो हवन घर में किया जा रहा है तो वो जो धुआं है वो आपकी बॉडी में जाएगा और आपको नुकसान होना तय है उससे। हवन घरों में नहीं किए जाते हैं, घरों के बाहर किए जाते हैं, वही हमारी परंपरा है, वही हमारी संस्कृति से चली आ रही है, वो इस प्रकार से चली आ रही है ना। तो उसको बदल दिया गया, अपने हिसाब से करने लगे हैं, बिना कुछ सोचे समझे, बिना उसका कोई पहचान किए हुए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं अपन, मैं प्रवचन ज्यादा देने लगा हूँ आजकल। अगले क्वेश्चन पे, ये प्रवचन नहीं है एक्चुअली, जनरल नॉलेज की बात है जो कि हमारे आसपास जो है वो हो रही होती है और हमको पता नहीं रहती है, इस पे गौर करने वाली बात है, हमको ध्यान नहीं देते हम इन सब बातों पे, है ना। और फिर बोलते हैं कि हम इतनी पूजा करने के बाद भी जो है वो हमको ये चीज हो गई।
तो वो जब पूजा की सही विधि नहीं जानोगे आप, जो अध्यात्म है उसको सही तरह से नहीं पहचानोगे, तो उल्टी सीधी हरकत तो होंगी फिर, आपको दुष्प्रभाव तो पड़ेगा ही, है ना। बोले वो तो पुजारी था बहुत ज्यादा, दिन भर अगरबत्ती, मतलब वो मंदिर में ही रहता था, अब वो दिन भर अगरबत्ती के धुएं में रहेगा तो उस पर क्या अच्छा असर पड़ेगा, उसको बुरा ही होने वाला है उसके साथ, है ना। तो आप अगर कभी भी देखेंगे ना, तो एक चीज देखना, एक चीज, बड़े बड़े मंदिर जो होते हैं ना, जहाँ पर होशियार पुजारी है, मतलब थोड़े पढ़े लिखे पुजारी हैं, जैसे महाकाल मंदिर जैसे, तो वहां पर अगरबत्ती लगाने का निशान, स्थान जो है वो अलग कर दिया जाता है। आप उज्जैन में जाइएगा, इस चीज पे फोकस करिएगा, अंदर अगरबत्ती आपको नहीं लगाने दी जाएगी, बाहर लगाओ जिसको अगरबत्ती लगाना है। जितने भी बड़े मंदिर है ना, जहाँ पर होशियार लोग हैं थोड़े से, वो मंदिर लगाने का स्थान बाहर कर देते हैं। देखिएगा, इस बात पे गौर करिएगा, वहां समझ जाइएगा क्या ये मंदिर में जो पुजारी है वो ज्यादा थोड़ा सा समझदार है, नहीं तो मंदिर में कभी आपको अगरबत्ती नहीं लगाने दी जाएगी। क्यों? क्योंकि उससे नुकसान होता है ना। तो इस बात पर फोकस करिएगा। तो हम घर में क्यों लगा रहे हैं फिर, जब मंदिर में नहीं लगा रहे हैं अगरबत्ती अंदर, तो फिर घर में क्यों लगा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अगले क्वेश्चन देखिए, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है। बहुत अच्छे से हम डीप में देख चुके हैं। सूर्य का ताप पड़ता है चट्टानों पे, चट्टानों पे क्रैक आ जाते हैं, पानी उसके अंदर भर आता है, वो पानी जब जमता है ठंड के कारण से, तो उसमें प्रसार होता है, चट्टानों को बड़ा कर देता है, वो चट्टानें टूट जाती हैं, टूट कर नीचे गिरती हैं, नीचे गिरने के दौरान उनमें घर्षण होता है और छोटी छोटी हो जाती हैं वो, फिर उसके बाद पानी के द्वारा उसको बहा दिया जाता है, उनमें और ज्यादा घर्षण होता है और बारीक होती जाती हैं, वो रेत बन जाती हैं, और जैसे जैसे समय होते जाता है उनके बीच घर्षण और ज्यादा होते जाता है, और वो मिट्टी का रूप ले लेती हैं। इसमें जो है वो सूक्ष्म जीवी कुछ हद तक काम करते हैं, जैसे कि लाइकेन जैसा जीव पत्थर पर चिपक जाता है और पत्थर पत्थर को जो है वो घिसता जाता है, घर्षण वाला बना देता है, जिसके कारण से पत्थर जो है वो चूर चूर होने लगता है। तो मिट्टी बनने में लाखों वर्षों का समय भी लग सकता है, 1000 से लाखों वर्षों का समय लग सकता है। कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि इतने साल में मिट्टी बनती है, 1000 से लाखों साल, बहुत लंबा समय लगता है ना। हमको कई जीवन लेना पड़ेंगे, तो इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद आ जाता है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन ये है कि मिट्टी का दुरुपयोग, सीधी तरह से अपरदन मतलब कि एक तरह से बोल सकते हो आप मिट्टी का दुरुपयोग होना, है ना। तो क्या होता है, कई बार क्या होता है, जैसे बाढ़ आ गई, तो बाढ़ होने के कारण से क्या होती है, मिट्टी जो है वो एक स्थान से हट जाती है, तो उसके मिट्टी का एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। दूसरे शब्दों में बोले तो मिट्टी का कटाव, मिट्टी का कटाव मतलब एक स्थान पे मिट्टी कम हो जाना और वो दूसरे स्थान पर चले जाना, उसका एक जगह से कटाव हो जाना, कम हो जाना एक जगह पर मिट्टी, उसको बोलते हैं हम मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन से नुकसान क्या है हमको? मृदा अपरदन से नुकसान ये है कि एक स्थान से मिट्टी जब कम हो जाएगी तो उसकी निचली परत बाहर जाएगी। जैसे मान लीजिए आपके गांव में बाढ़ आई, तो बाढ़ आने के कारण से क्या हुआ, मिट्टी बह गई, उस बाढ़ के साथ जाहिर सी बात है मिट्टी भी बह जाएगी। जब मिट्टी बह जाएगी तो जो आपको मालूम है, हमारी जो पृथ्वी की ऊपरी मिट्टी जो है वो उपजाऊ है, उसके नीचे जैसे जाते जाते मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम होती जाती है। मैंने आपको मृदा परिच्छेदिका का डायग्राम भी दिखाया था। तो जैसे जैसे वो मिट्टी की ऊपरी परत चलती आएगी तो वो उपजाऊ मिट्टी जो है वो कम होती आएगी, जो अनुपजाऊ मिट्टी है वो ऊपर आती जाएगी, और फिर खेती करेंगे हम उसमें, तो क्या होने वाला है, उस पर खेती होगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी उर्वरक क्षमता तो कम है, जो जिसकी उर्वरक क्षमता अच्छी थी वो तो बह गई, है ना। फिर उसके बाद और क्या नुकसान होता है इससे? मिट्टी क्या करती है, पौधों की जड़ें देखी है आपने कभी? पौधों की जड़ें जो होती है मिट्टी में बहुत गहरी घुस जाती है और आड़ी टेढ़ी घुस जाती है, जिसके कारण से पौधा हिलता नहीं है, आसानी से नहीं निकलेगा, अगर आप उखाड़ोगे तो वो मिट्टी सहित उखड़ जाएगा। तो क्या होती है, ये मिट्टी जो है वो पौधों की जड़ों को बचाए रखती है। अब जब मिट्टी बह जाएगी तो ये पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, और ये कभी भी गिर सकते हैं, और नॉर्मली ऐसा होता भी है ना। और इसके बाद इसकी मृदा अपरदन के कारण भी बोलते हैं कि किस कारण से होता है। तो बहुत सारे कारण है। पहला तो बाढ़ बहुत ज्यादा रीजन है। जब रीजन मतलब एक कारण है कि बाढ़ के कारण से जो है वो मिट्टी जो है वो बह जाती है। दूसरी बात, हवा से भी बहती, कई बार बहती मतलब हवा में उड़ती है, हवा में उड़कर जो है उसका अपरदन होता है, उड़कर जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है ना। और इसका नुकसान, और मृदा अपरदन और किस कारण से हो सकता है, थोड़ा सा आप इसके बारे में सोचिएगा। क्वेश्चन ये नहीं है किस कारण से होता है, दो रीजन मैंने बता दिया आपको। मृदा अपरदन क्या है? मतलब मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना या स्थानांतरित हो जाना, उसको हम मृदा अपरदन बोलते हैं, या मिट्टी के कटाव को भी मृदा अपरदन बोलते हैं। आप चाहो तो मृदा अपरदन के बारे में यहाँ इसके ऊपर ही लिखा हुआ है, आप बुक में पढ़ सकते हो इसके बारे में और अधिक, है ना। उसके बाद लिखा हुआ है अपरदन को रोकने और कम करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं? एक तो रीजन है कि हम जो है वो बहुत सारे पेड़ लगाएं। पेड़ लगाएंगे तो वो पेड़ क्या करते हैं, मिट्टी को पकड़े रखते हैं और मृदा अपरदन नहीं होगा, है ना। दूसरा रीजन क्या कर सकते हैं अपन,
यहाँ पर लिखा हुआ जंगलों को काटना तो लिखा ही हुआ, जाहिर सी बात है, ये तो है ही। यहाँ पर ये लिखा हुआ है मृदा जिसे हम आज एक स्थान पर देखते हैं वह लंबे समय के बाद पश्चात निर्मित हुई है। यदि कुछ मृदा को एक स्थान पर निर्मित करने वाले कुछ पौधे की जड़ें अपरदन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वही बोल रहे हैं, अपरदन के लिए एक ही उपाय दिया है इन्होंने, पेड़ पौधे ज्यादा लगाएं। पेड़ पौधे ज्यादा लगाएंगे तो एक उदाहरण भी दिया हुआ है इन्होंने। ये क्या करा हुआ है, इन्होंने एक जाली ले ली, उस पर घास उगा दी है और उस पर पानी डालेंगे तो मिट्टी नहीं बहेगी, जबकि सिंपल है कि हम मिट्टी डाल के और उस पर पानी डालेंगे तो वो मिट्टी नीचे बह जाती है। आपको देखो नीचे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सीधे सीधे यही बोल रहे हैं कि जो पेड़ पौधे की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को रोके रखती है और मिट्टी रुकी रहती है, जिसके कारण से जो है वो मृदा अपरदन नहीं होता है। तो इन्होंने साफ साफ बड़े स्तर पर एक ही चीज बोली है कि जंगलों का काटना, जंगलों को काटना न केवल जैव विविधता को नष्ट करता है बल्कि मृदा अपरदन के लिए भी उत्तरदायी है। वनस्पति के लिए सहायक ऊपरी मृदा अपरदन की प्रक्रिया में तीव्रता से हट जाती है। ये पहाड़ी पर्वतों जंगलों में भागों में त्वरित गति से होता है। मृदा अपरदन की इस क्रिया को रोकना बहुत कठिन है। सतह पर पाई जाने वाली वनस्पति जल को परतों के अंदर जाने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें कुछ मृदा के अंदर चला जाता है और जल का हिस्सा बन जाता है, कुछ भूजल जलों के द्वारा सतह पर जाता है। इससे व्यवहार के लिए नलकूपों की सहायता से जब हम सतह पर लाते हैं, जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं के स्तर के जल पौधे का जल का उपयोग करते हैं। खैर सीधी सी बात, केवल अपरदन को एक महत्वपूर्ण तरीका है रोकने का, जितने ज्यादा हो सके जंगल लगाना है, मतलब पेड़ लगाना है। पेड़ जो है वो मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है ना। इसके बाद जो है वो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ये अब साइकिल्स के ऊपर आएगा। हम साइकिल पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ मैं इन साइकिल्स को आपको, और आपने खुद ने बना के देखे हैं, तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे साइकिल। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। तो अब आखिरी में आ गए अपन। एक बार फिर से ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग, ताकि हम अगले के क्वेश्चन भी ज्वाइन कर सकें। एक बार फिर से ज्वाइन करो, अभी आधा टाइम खत्म हो गया है। एक बार फिर से ज्वाइन करो सभी लोग।